11th बी के प्यारे विद्यार्थियों, आप केमिस्ट्री में यूनिट 1 पढ़ रहे हैं और इसमें मैंने आपको प्रतिशत संघटन तक पढ़ा दिया था। प्रतिशत संघटन तक मैंने आपको इसमें पढ़ा दिया था और आज हम आगे पढ़ेंगे इसमें टॉपिक रासायनिक सूत्र। ठीक है, रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं? केमिकल फॉर्मूला। तो रासायनिक सूत्र मीन्स प्रतीकों का वह समूह जो किसी यौगिक के एक अणु को प्रदर्शित करता है। मैंने बहुत सारे रासायनिक यौगिकों के रासायनिक सूत्र आपको पढ़ाए हैं इसमें 11th में, अभी आपने अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे में। तो वो सभी रासायनिक यौगिकों के रासायनिक सूत्र थे, जैसे जल का सूत्र H2O होता है, अमोनिया का NH3, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। तो रासायनिक सूत्र में आपने देखा कि किसी यौगिक में जो तत्व उपस्थित होते हैं उनके प्रतीकों को लिखा जाता है। तो प्रतीकों का वह समूह जो किसी यौगिक के एक अणु को प्रदर्शित करता है रासायनिक सूत्र कहलाता है। जैसे H2O, CO2, H2O जल का सूत्र है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का, NH3 अमोनिया का, एटसेट्रा, ETC लिखा है, ये इसका मतलब होता है एटसेट्रा आदि। ठीक है, अब देखिए रासायनिक सूत्र 3 प्रकार के होते हैं। रासायनिक सूत्र जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मूलानुपाती सूत्र, दूसरा है आणविक सूत्र और तीसरा है संरचना सूत्र। अब ये मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? यह किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के सरल अनुपात को प्रदर्शित करता है। ये जो मूलानुपाती सूत्र होता है यह हमें किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के सरल अनुपात को बताता है। सरल अनुपात को बताएगा कि इतने भाग इसमें कार्बन है, इतने भाग हाइड्रोजन है, इतने भाग ऑक्सीजन है। तो यह किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के सरल अनुपात को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जैसे एथेनॉल का मूलानुपाती सूत्र होता है C2H6O। तो इसमें हमें पता चल रहा है इसमें 2 भाग कार्बन है, 6 भाग हाइड्रोजन है और 1 भाग इसमें ऑक्सीजन है। तो इसका सरल अनुपात हो गया 2:6:1। तो ये सरल अनुपात को बताता है। दूसरा है आणविक सूत्र, मोलिकुलर फॉर्मूला। ये जो मूलानुपाती सूत्र होता है इसे इंग्लिश में कहते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, EMPERICAL फॉर्मूला, FORMULA, एम्पेरिकल फॉर्मूला। मूलानुपाती सूत्र को इंग्लिश में कहते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला और आणविक सूत्र को इंग्लिश में कहते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला। तो आणविक सूत्र क्या है? ये वास्तविक अनुपात को बताता है। यह किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के वास्तविक अनुपात को बताता है, को प्रदर्शित करता है। यह किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के वास्तविक अनुपात को प्रदर्शित करता है। जैसे अभी हमने ऊपर एथेनॉल का सूत्र लिखा था C2H6O, और जब हम इसमें वास्तविक अनुपात के अनुसार इसको लिखेंगे तो एथेनॉल का आणविक सूत्र होता है C2H5OH। तो इससे हमें पता चल रहा है कि एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयुक्त है। जो इसमें 6 हाइड्रोजन थी, 6 में से 1 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयुक्त है। तो वास्तविक अनुपात हो गया 2:5:1:1। ठीक है, आणविक सूत्र किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के वास्तविक अनुपात को बताता है। जो एथेनॉल में है 2:5:1:1, ये वास्तविक अनुपात हो गया। तीसरा आता है संरचना सूत्र, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जो संरचना सूत्र होता है यह किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के परस्पर प्रबंध को प्रदर्शित करता है। ये बताता है कि ये तत्वों के परमाणु आपस में किस प्रकार बंधे हुए हैं, इनमें कौन कौन से बॉन्ड हैं, ये संरचना सूत्र में पता चलते हैं। संरचना सूत्र में यह किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के परस्पर प्रबंध को प्रदर्शित करता है। जैसे आप देखिए ये एथेनॉल का संरचना सूत्र है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कार्बन के बीच में ये सिंगल बॉन्ड है। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के द्वारा बंधी है। इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के द्वारा बंधी है। इधर ये 1 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के द्वारा बंधी है और इधर ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के द्वारा ऑक्सीजन से बंधी है। तो ये संरचना सूत्र हो गया। ये बताता है प्रबंध को, यौगिक में
तत्वों के परमाणुओं के प्रबंध को बताता है। तो इस तरह से रासायनिक सूत्र 3 प्रकार के होते हैं, मूलानुपाती सूत्र, आणविक सूत्र और संरचना सूत्र। अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल आता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब आपको प्रतिशत संगठन दिया जाएगा और आप उससे यौगिक का मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र ज्ञात करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, आयरन के उस ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए जिसका आणविक द्रव्यमान 72 U है। U आप जानते हैं, यू को हम लिख सकते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास, परमाणु द्रव्यमान इकाई जिसे कहते हैं। मैंने आपको बताया था जो सूक्ष्म कणों का द्रव्यमान होता है वो एटॉमिक मास यूनिट में ज्ञात किया जाता है। तो इसका आणविक द्रव्यमान 72 U है तथा जिसमें द्रव्यमान द्वारा 69.9% आयरन और 30.1% ऑक्सीजन है। मतलब आयरन के उस ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र तथा आणविक सूत्र भी लिखा है यहाँ, तथा आणविक सूत्र ज्ञात कीजिए जिसका आणविक द्रव्यमान 72 U है तथा जिसमें द्रव्यमान द्वारा 69.9% आयरन और 30.1% ऑक्सीजन है। अब इसका अणु भार है 72 U। 72 मतलब आयरन का कोई ऑक्साइड है, उसका अणु भार है 72 U। आयरन दे रखा 69.9% और ऑक्सीजन दे रखा 30.1%। आयरन की परसेंटेज इतनी और ऑक्सीजन की इतनी। तो देखिए इसे ज्ञात करने का एक तरीका होता है, बहुत आसान तरीका है ये। तो सबसे पहले हम तत्वों के प्रतीक लिख लेते हैं। ये तत्व लिख लिया हमने, आयरन और ऑक्सीजन। फिर इनका परमाणु द्रव्यमान लिख लिया। आयरन का परमाणु द्रव्यमान 56 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। ये आयरन है Fe, ठीक है। फिर इनकी प्रतिशतता लिख लेंगे हम, 69.9 आयरन दे रखा और ऑक्सीजन दे रखा 30.1। फिर हम इनका आपेक्षिक संख्या ज्ञात करेंगे और आपेक्षिक संख्या का सूत्र होता है प्रतिशतता बटे परमाणु द्रव्यमान। ये ओब्लिक का चिन्ह लगा है यहाँ पे, ज़रा ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। ओब्लिक प्रतिशतता ये इसके नीचे है, या इसको ऐसे लिख लीजिए। चलिए आप छोड़िए, आप नहीं तो कन्फ्यूज होंगे इसमें। ऐसे लिख लीजिए इसको, आपेक्षिक संख्या बराबर, ये फॉर्मूला है। ये आपेक्षिक संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है आपेक्षिक संख्या बराबर प्रतिशतता बटे परमाणु द्रव्यमान। ये कुछ नहीं है, इसको हटा दीजिए, ठीक है। ये कुछ नहीं है, आपेक्षिक संख्या बराबर प्रतिशतता बटे परमाणु द्रव्यमान। तो प्रतिशतता तो 69.9 है आयरन की, परमाणु द्रव्यमान है 56, भाग दिया गया 1.25। ऐसे ही ऑक्सीजन का परमाणु प्रतिशतता 30.1 और परमाणु द्रव्यमान है 16। 30.1 को 16 से भाग देंगे, ये आ गया 1.88। अब हम इसमें सरल अनुपात ज्ञात करते हैं। सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपेक्षिक संख्या सबसे छोटी होती है उससे सबको भाग दे देते हैं, सारी बाकी आपेक्षिक सब संख्याओं को। तो 1.25 छोटा है तो 1.25 से दोनों को भाग दे देंगे। तो 1.25 से जब 1.25 को भाग दिया तो 1 आ गया। 1.25 से जब 1.88 को भाग दिया तो 1.4 आ गया। अब हम इसे क्या करेंगे, सरलतम संख्या में अनुपात, इसको राउंड फिगर में चेंज कर लेंगे। तो 1 को तो 1 लिखेंगे ही, 1.4 भी 1 ही लिखा जाएगा। यदि ये 1.5 या 1.6 होता तो हम 2 लिखते, अगली संख्या लिखी जाती। लेकिन ये क्योंकि 0.5 से कम है तो पहले वाली संख्या लिखी जाएगी। तो 1 आ गया यहाँ पर। एक बार फिर से सुन लीजिए। सबसे पहले हमने तत्व लिखे आयरन और ऑक्सीजन, फिर हमने परमाणु द्रव्यमान लिखे, आयरन का 56, ऑक्सीजन का 16। फिर हमने प्रतिशतता लिखी, आयरन की 69.9, ऑक्सीजन की 30.1। फिर हमने आपेक्षिक संख्या ज्ञात कर ली। आपेक्षिक संख्या बराबर, मैंने आपको बताया अभी, आपेक्षिक संख्या बराबर प्रतिशतता बटे परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। आयरन की प्रतिशतता 69.9 है, परमाणु द्रव्यमान 56 है, तो भाग दे के आ गया 1.25। ऐसे ऑक्सीजन की प्रतिशतता 30.1 है, परमाणु द्रव्यमान 16 है, भाग दे के आ गया 1.88। तो फिर उसका सरल अनुपात निकाला हमने। सबसे छोटी आपेक्षिक संख्या से सबको भाग दे देते हैं, 1.25 से दोनों को भाग दे देंगे। तो 1.25 से जब 1.25 को भाग दिया तो 1 आ गया। 1.25 से जब 1.88 को भाग दिया तो 1.4 आ गया। फिर इसको हमने राउंड फिगर में चेंज कर लिया, 1 को तो 1 लिखेंगे, सरलतम संख्या में अनुपात। 1.4 को भी 1 ही लिखा जाएगा, क्योंकि अगर 0.5 या 0.6 होता तो अगली संख्या लिखी जाती। अब क्योंकि ये 0.5 से कम है तो पहली संख्या लिखी जाएगी, ठीक है भाई।
तो इस तरह से इस योग जो आयरन के ऑक्साइड का ये यौगिक था, इसमें आयरन और ऑक्सीजन दोनों का अनुपात 1:1 है। तो इसका मूलानुपाती सूत्र लिखने के लिए क्या करते हैं, मूलानुपाती सूत्र लिखने के लिए क्या करते हैं, पहले तो तत्वों के प्रतीकों को पास पास लिख लेंगे। आयरन का प्रतीक Fe, ऑक्सीजन का प्रतीक O। फिर इनका सरलतम अनुपात इनके नीचे लिख देंगे। आयरन का अनुपात ये लिखते हैं इधर दाईं तरफ नीचे, आयरन का अनुपात भी 1 है, ऑक्सीजन का भी 1 है। आप जानते हैं 1 को सूत्र में प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि किसी तत्व का प्रतीक ही उसके एक परमाणु को प्रदर्शित करता है। अगर प्रतीक लिखा है तो वो उसका एक ही परमाणु है, 1 को दिखाते नहीं है। तो Fe1O1 को लिख दिया FeO, ये मूलानुपाती सूत्र आ गया। अगर क्वेश्चन में केवल मूलानुपाती सूत्र ही पूछा हो तब तो इतना लिख के छोड़ देंगे। यदि आणविक सूत्र पूछा है तो आणविक सूत्र का फॉर्मूला होता है, आणविक सूत्र बराबर होता है N इंटू मूलानुपाती सूत्र। आणविक सूत्र बराबर होता है N इंटू मूलानुपाती सूत्र। N बराबर है, N का मान निकालते हैं हम, ये जो N दिया गया है N बराबर होता है आणविक सूत्र भार अपॉन मूलानुपाती सूत्र भार। ठीक, N की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी पहले, फिर हम उसे मूलानुपाती सूत्र से गुणा करेंगे। आणविक सूत्र भार हमें दे रखा है यहाँ 72 और मूलानुपाती सूत्र भार ये निकाल लेंगे हम आयरन और ऑक्सीजन का। आयरन का परमाणु भार 56 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो ये भी आ जाएगा 72 ही। मूलानुपाती सूत्र भी 72 आ गया। ठीक है, तो 72 को 72 से भाग दिया तो 1 आ गया, तो N की जगह यहाँ 1 आ गया। ये N बराबर कितना आ गया 1। तो आणविक सूत्र बराबर होता है N इंटू मूलानुपाती सूत्र, तो 1 इंटू मूलानुपाती सूत्र FeO, 1 को FeO से भाग देंगे तो FeO ही आ जाएगा, तो इसका आणविक सूत्र भी FeO ही होगा। ठीक है, और इस यौगिक का नाम होगा फेरस ऑक्साइड। इस यौगिक का नाम फेरस ऑक्साइड होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन किए जाते हैं। इसी मेथड पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बुक में तो एक ही दे रखा है, इनको आप करेंगे अच्छे से, मैं आपको भेजूंगी क्वेश्चन ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर ये पेपर में आता है 3 या 4 नंबर में, न्यूमेरिकल बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आप करेंगे अच्छे से प्रैक्टिस और अच्छे से समझ करके अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। इसके बाद चलिए अब अगला टॉपिक है स्टाइक्योमेट्री और स्टाइक्योमेट्रिक परिकलन। स्टाइक्योमेट्री किसे कहते हैं और स्टाइक्योमेट्रिक परिकलन क्या है। ठीक है, देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पादों के द्रव्यमान। देखिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे, ये ऐसे लिखा है ऊपर, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया, ये ऊपर लिखा है देखो लाइन के ऊपर, तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले, फिर नीचे आ जाओ लाइन में, उत्पादों के द्रव्यमान एवं आयतन की गणना करना स्टाइक्योमेट्री परिकलन कहलाता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक भाग ले रहे और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद बन रहे, उनके द्रव्यमान और आयतन की गणना करना स्टाइक्योमेट्री परिकलन कहलाता है। ठीक है, इसको स्टाइक्योमेट्री परिकलन कहते हैं, अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान और आयतन की गणना करना। अब ये स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक क्या होता है, स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक किसे कहते हैं। देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों के ग्राम अणु या मोलों की संख्या को स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों के ग्राम अणु या मोलों की संख्या को स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों के जितने ग्राम अणु या मोल होते हैं वो संख्या स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक कहलाती है। जैसे ये CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O है इक्वेशन, तो यहाँ CH4 का 1 ग्राम अणु या 1 मोल है, ऑक्सीजन के 2 ग्राम अणु या 2 मोल है, दो लिखा ना या 2 ग्राम अणु है, CO2 का 1 ग्राम अणु या 1 मोल है, जल के 2 ग्राम अणु या 2 मोल है, तो CH4 का स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक होगा 1, ऑक्सीजन का 2, CO2 का 1, जल का 2, इस तरह से होंगे इनके स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जितने अभिकारक और उत्पाद भाग ले रहे हैं उनके जो मोलों या ग्राम अणुओं की संख्या वो स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक कहलाते हैं। जैसे देखो मैंने बताया आपको CH4 का स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक 1 क्योंकि इसका 1 मोल है,
O2 का 2 क्योंकि O2 के 2 मोल हैं, CO2 का 1 क्योंकि इसका भी 1 मोल है, H2O के 2 क्योंकि इसके 2 मोल बन रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा डेफिनेशन है इसकी, आ जाती है अधिकतर, बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्टोइकोमेट्रिक गुणांक को परिभाषित कीजिए, उदाहरण देकर समझाइए। इसके बाद एक और इसमें टर्म आती है सीमांत अभिकर्मक, लिमिटिंग रिएजेंट। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट सी डेफिनेशन है, छोटा सा ही टॉपिक है। सीमांत अभिकर्मक, लिमिटिंग रिएजेंट। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला वह अभिकर्मक जो पहले समाप्त होकर अभिक्रिया को समाप्त कर देता है, चाहे दूसरे अभिकारक की कितनी भी मात्रा शेष हो, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया, ये ऐसे लिखा है यहाँ पे, अभिक्रिया में भाग लेने वाला वह अभिकर्मक जो पहले समाप्त होकर अभिक्रिया को समाप्त कर देता है। मान लो दो पदार्थ भाग ले रहे, और एक पदार्थ को कहेंगे अभिकारक और दूसरे को कहेंगे अभिकर्मक। जिसके ऊपर क्रिया होती है वो अभिकारक होता है, जो क्रिया करता है वो अभिकर्मक होता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला वह अभिकर्मक जो पहले समाप्त होकर अभिक्रिया को समाप्त कर देता है, मतलब वो पहले ख़त्म हो जाता है और अभिक्रिया भी ख़त्म हो जाती है उसके साथ ही, चाहे दूसरे अभिकारक की कितनी भी मात्रा शेष हो, तो उसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। ऐसे अभिकर्मक को सीमांत अभिकर्मक कहते हैं, मतलब उसके समाप्त होते ही अभिक्रिया समाप्त हो जाती है। जैसे कार्बन के दहन की अभिक्रिया है, आप जानते हैं कार्बन का जो दहन होता है वो ऑक्सीजन के द्वारा होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है कार्बन, C+O2 = CO2 बनता है। तो इसमें ऑक्सीजन सीमांत अभिकर्मक है, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगी कार्बन का दहन तुरंत रुक जाएगा, चाहे कार्बन की कितनी मात्रा शेष बची हुई, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के कार्बन जलने की ही नहीं। जितने भी पदार्थ हैं ये सारे ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलते हैं। अगर ऑक्सीजन ना हो तो एक भी पदार्थ नहीं जल सकता, क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो स्वयं ज्वलनशील नहीं है लेकिन जलाने में सहायक है, जो स्वयं ज्वलनशील नहीं है लेकिन जलाने में सहायक है। ये अन्य पदार्थों को जलाने में सहायक है, स्वयं नहीं जलती है। अगर ये स्वयं ज्वलनशील होती तो जैसे हमारे वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है, एक माचिस की तिल्ली लगाते ही पूरा ब्रह्मांड जल के, हमारा वायुमंडल जल के राख हो जाता। ठीक है, हमारे वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन होती है। अगर ऑक्सीजन स्वयं ज्वलनशील होती, माचिस की तिल्ली लगाते और सारे में आग लग जाती। लेकिन ईश्वर की प्रकृति है ये, ईश्वर से बड़ा कलाकार कोई नहीं होता। अब ऑक्सीजन की प्रकृति ये है कि ये स्वयं ज्वलनशील नहीं होती लेकिन जलाने में सहायक है, लेकिन अन्य सभी पदार्थ इसकी उपस्थिति में ही जलेंगे। तो ऑक्सीजन यहाँ सीमांत अभिकर्मक है। जैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो जाएगी कार्बन का दहन रुक जाएगा, तो उसको ऑक्सीजन सीमांत अभिकर्मक हुआ यहाँ। तो यह, इसके बाद फिर इसमें अगला टॉपिक आता है विलयन। ये इस यूनिट का आखिरी टॉपिक है, अब काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसमें आप पढ़ेंगे विलयन क्या है, इसके कितने घटक होते हैं, और इसकी विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो विलयन किसे कहते हैं? सॉल्यूशन। विलयन को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। इसे आप 12th में भी पढ़ेंगे, विलयन को सॉल्यूशन कहते हैं। तो विलयन क्या होता है भाई? देखिए, जैसे आप एक गिलास पानी लेते हैं, उसमें आप थोड़ा सा नमक और चीनी डाल देते हैं, वो भी विलयन ही है। तो परस्पर रासायनिक अभिक्रिया न करने वाले दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। परस्पर रासायनिक अभिक्रिया न करने वाले दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। जैसे जल में चीनी। परस्पर रासायनिक अभिक्रिया न करने वाले ऐसे पदार्थ होने चाहिए वे आपस में, जिनमें आपस में कोई अभिक्रिया नहीं होती है। परस्पर रासायनिक अभिक्रिया न करने वाले दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ऐसे पदार्थ जिनके आपस में कोई अभिक्रिया नहीं होती और जो मिलाने पर एक समांगी मिश्रण बना ले, उसे विलयन कहते हैं। परस्पर रासायनिक अभिक्रिया न करने वाले दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। जैसे जल में चीनी। जब हम चीनी को जल में घोल लेते हैं तो केवल जल ही दिखाई देता है, फिर चीनी अलग से नहीं दिखाई देती। तो ऐसे मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन जो है समांगी मिश्रण होता है। विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय प्लस विलायक इक्वल टू विलयन। विलेय प्लस विलायक इक्वल टू विलयन।
विलेय को इंग्लिश में सोल्यूट कहते हैं, विलायक को सोलवेंट कहते हैं और विलयन को सॉल्यूशन कहते हैं। सोल्यूट प्लस सोलवेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। अब विलेय क्या है? विलेय जिसे हम सोल्यूट कहते हैं वे पदार्थ जिनमें दूसरे पदार्थों में घुलने की क्षमता होती है। ठीक है, वे पदार्थ जिनमें दूसरे पदार्थों में घुलने की क्षमता होती है, मतलब जिन पदार्थों में घुलने की प्रवृत्ति होती है, विलेय कहलाते हैं। विलयन में इसकी मात्रा कम होती है। जो विलेय होता है विलयन में इसकी मात्रा कम होती है। जैसे उपरोक्त उदाहरण में चीनी विलेय, अभी हमने जो ऊपर विलयन की बात करी जल में चीनी, तो इसमें चीनी क्या है? विलेय है। 1 गिलास पानी लेते हैं, उसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच चीनी डालते हैं, तो चीनी विलेय है, क्योंकि चीनी में घुलने की प्रवृत्ति है, चीनी पानी में घुल जाएगी और इसकी मात्रा भी कम होती है। दूसरा होता है विलायक जिसे हम सोलवेंट कहते हैं। वे पदार्थ जिनमें दूसरे पदार्थों को अपने अंदर घुलने की क्षमता होती है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें दूसरे पदार्थों को अपने अंदर घुलने की क्षमता होती है, उन्हें कहते हैं विलायक। जैसे उपरोक्त उदाहरण में जल विलायक है, अभी जो मैंने ये उदाहरण बताया था जल में चीनी, तो इसमें जल विलायक है क्योंकि जल चीनी को अपने अंदर घोल लेता है। जल चीनी को अपने अंदर घोल लेता है और विलयन में इनकी मात्रा अधिक होती है। ठीक है, विलायक कहलाते हैं। इसमें एक लाइन और लिख लीजिए, विलयन में इनकी मात्रा अधिक होती है। विलायक की मात्रा अधिक होती है, विलयन में इनकी मात्रा, यहीं पे लिख लीजिए, यहीं पे अधिक होती है ना। विलयन में इनकी मात्रा अधिक होती है, जैसे उपरोक्त उदाहरण में जल विलायक है। अब देखिए, ये तो मैंने थोड़ा सा विलयन के बारे में आपको बताया। टॉपिक है आपके कोर्स में विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ। सांद्रता क्या है? विलयन की सांद्रता को हम किन किन विधियों के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं? इसकी कई सारे मेथड है, न्यूमेरिकल पोर्शन है ये। अगर आपको ये सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ नहीं आती तो समझो आपको केमिस्ट्री नहीं आती। अगर आप जानते नहीं कि सांद्रता क्या है, उसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो आप केमिस्ट्री नहीं सीख सकते। विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सांद्रता क्या होती है, कंसंट्रेशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो सांद्रता का मतलब क्या होता है? सिंपली हम कहते हैं 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। ठीक है, तो हम सांद्रता को ग्राम प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं। सांद्रता का मतलब क्या है? देखिए, किसी विलायक में विलेय की मात्रा या द्रव्यमान, सांद्रता मतलब द्रव्यमान या मात्रा होता है। मात्रा यहाँ हिंदी की मात्रा नहीं है, मात्रा का अर्थ है क्वांटिटी। सांद्रता का मतलब है द्रव्य की मात्रा। सांद्रता का अर्थ होता है पदार्थ का द्रव्यमान या पदार्थ की मात्रा, है ना। पदार्थ का द्रव्यमान या मात्रा, और मात्रा का अर्थ क्या है यहाँ? क्वांटिटी, QUANTITY, क्वांटिटी। ये ओब्लिक का चिन्ह लगाया मैंने बीच में, कभी आप इसको कुछ और समझ लें। पदार्थ का द्रव्यमान या मात्रा, क्वांटिटी। ठीक है, ये है सांद्रता का अर्थ। क्योंकि बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता सांद्रता क्या है। सांद्रता को इंग्लिश में कहते हैं कंसंट्रेशन, और शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं CONC डॉट, CONC। कंसंट्रेशन को लिखते हैं हम शॉर्ट में, जैसे हम इक्वेशन लिखते हैं, मान लो सांद्र H2SO4 है तो हम उसके नीचे लिख देंगे CONC। तो सबसे पहली डेफिनेशन है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता का फॉर्मूला क्या है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर क्या होगा? विलेय का द्रव्यमान ग्राम में स्मॉल w अपॉन विलयन का आयतन लीटर में V।
आयतन को किससे प्रदर्शित करते हैं, V से। तो उसका मात्रक होता है ग्राम प्रति लीटर। आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर C इक्वल टू स्मॉल w अपॉन V लीटर में। ये फॉर्मूला हो गया। W किस में है, ग्राम में। C इक्वल टू W अपॉन V, W ग्राम में और V लीटर में। तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन है बिल्कुल आसान। यदि 4 ग्राम है ये GRAM, यदि 4 ग्राम विलेय को 250 ml विलयन में घोला जाए तो विलयन की सांद्रता क्या होगी। 4 ग्राम विलेय को 250 ml में घोल रहे, तो विलेय का द्रव्यमान स्मॉल w बराबर 4 ग्राम, विलयन का आयतन V बराबर 250 ml। इसे लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग दे देंगे। तो सांद्रता निकालनी है। सांद्रता बराबर W अपॉन V, V किस में, लीटर में। तो ये हो गया यहाँ पर 4/250, 250 को 1000 से भाग दिया था, 1000 चला गया ऊपर, 0 से 0 कट गई, 25 चौका 100 और 4 चौक 16, 16 ग्राम प्रति लीटर आ गई सांद्रता। समझ गए, सांद्रता कितनी आ गई, 16 ग्राम प्रति लीटर। दूसरा आता है द्रव्यमान प्रतिशत में सांद्रता। ये कक्षा 9 में भी थे, ये इतना तो कक्षा 9 में है सिलेबस में। द्रव्यमान प्रतिशत में सांद्रता, तो द्रव्यमान या भारानुसार किसी विलयन के 100 भागों में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा। समझ गए, द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब क्या होगा, द्रव्यमान के अनुसार, द्रव्यमान के अनुसार या भारानुसार किसी विलयन के 100 भागों में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा विलयन की सांद्रता को द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त करती है। तो द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर होगा विलेय का द्रव्यमान ग्राम में अपॉन विलयन का कुल द्रव्यमान, विलयन का कुल द्रव्यमान ग्राम में गुणा 100। तो जैसे ये क्वेश्चन देखिए आप, कोई पदार्थ है A के 2 ग्राम को 18 ग्राम जल में मिलाकर 1 विलयन प्राप्त किया जाता है। कोई पदार्थ A है, उसके 2 ग्राम को 18 ग्राम जल में मिलाया और 1 विलयन प्राप्त किया जाता है। विलेय A का द्रव्यमान प्रतिशत परिकलित कीजिए। तो विलेय की मात्रा 2 ग्राम, विलायक की मात्रा 18 ग्राम, विलयन की कुल मात्रा कितनी हो गई, 20। क्योंकि विलयन का कुल द्रव्यमान कितना होगा, विलेय प्लस विलायक। तो द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर होगा 2/20। कई बच्चे क्या कर देते हैं, इसमें आसान है, ये 2/18 कर देंगे। अब 18 तो केवल विलायक का द्रव्यमान है और होना क्या चाहिए यहाँ, विलयन का कुल द्रव्यमान। विलयन का कुल द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे, विलेय और विलायक को जोड़ देंगे। ठीक है, विलयन का कुल द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए विलेय और विलायक को जोड़ देंगे। तो द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर हो जाएगा 2/20 गुणा 100। तो 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे आया 1 से 10 को गुणा किया तो 10% आ गया ये। तो इसकी द्रव्यमान प्रतिशतता हो गई 10%। आगे देखिए आयतन प्रतिशत में सांद्रता। आयतन प्रतिशत में सांद्रता, आयतन के अनुसार किसी विलयन के 100 भागों में उपस्थित अब आयतन प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, आयतन के अनुसार ज्ञात करेंगे। किसी विलयन के 100 भागों में उपस्थित विलेय का आयतन विलयन की सांद्रता को आयतन प्रतिशत में व्यक्त करता है। आयतन के अनुसार किसी विलयन के 100 भागों में उपस्थित विलेय का आयतन, ये का है भाई, यहाँ पे जरा ध्यान रखना, ये मात्रा हटा रखी है हमने, का, और ये लिखा हुआ आयतन। विलयन की सांद्रता को आयतन प्रतिशत में व्यक्त करता है। तो आयतन प्रतिशतता बराबर होगा विलेय का आयतन अपॉन विलयन का कुल आयतन लीटर में गुणा 100। ये इस तरह से होगा। इसमें आगे देखिए, अगला आप इसमें ज्ञात करेंगे मोलरता। अब इसमें 4 डेफिनेशन आएंगी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मोलरता, मोललता, मोलेंस और नॉर्मलता। नॉर्मलता का टॉपिक तो बहुत बड़ा है क्योंकि वो तुल्यांक की भार पर डिपेंड करता है, लेकिन ये सब छोटे से ही, इनको पढ़ लीजिए आप। मोलरता, मोलैरिटी, इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। आजकल केमिस्ट्री में सभी जो कैलकुलेशन की जाती हैं वो मोलरता में ही की जाती हैं। पहले नॉर्मलता में थी सिलेबस में, मोलरता में कर दिया क्योंकि मोलरता में कंसंट्रेशन ज्ञात करना आसान होता है।
ठीक है। तो मोलरता को इंग्लिश में कहते हैं मोलैरिटी, MOLARITY, कैपिटल M से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो मोलरता क्या है, बहुत आसान है बिल्कुल। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, ये कॉमा लगा हुआ यहाँ, विलयन की, ये की बना लीजिए इसको, विलयन की मोलरता कहलाती है। अब मोलरता बराबर क्या होगा, विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। मोलों की संख्या अभी पीछे आपने मोल कंसेप्ट पढ़ा, द्रव्यमान के अनुसार मोलों की संख्या होता है पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। तो विलय के मोलों की संख्या बराबर होगा विलय का द्रव्यमान अपॉन विलय का मोलर द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटे विलय का मोलर द्रव्यमान। तो मोलर, अब हम मोलों की संख्या को इसमें ऊपर वाले फॉर्मूले में रख देंगे। तो मोलरता बराबर हो जाएगा विलय का द्रव्यमान स्मॉल w अपॉन विलय का मोलर द्रव्यमान MW गुणा विलायक का आयतन V, और आयतन किस में है, लीटर में, लीटर में L लिख दीजिए यहाँ। तो मोलरता होती है कैपिटल M, तो ये फॉर्मूला हो गया कैपिटल M बराबर स्मॉल w अपॉन MW है मोलर द्रव्यमान, मोलिकुलर वेट, मोलर द्रव्यमान इंटू V लीटर में। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया आपका मोलरता का, इसको आप लिख सकते हैं इसमें, कैपिटल M बराबर स्मॉल w अपॉन MW माने मोलर द्रव्यमान, मोलिकुलर वेट गुणा V आयतन लीटर में। ठीक है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है यहाँ। इसका मात्रक होता है मोलरता का मोल प्रति लीटर, मोल को ग्राम अणु भी कहते हैं या ग्राम अणु प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर या ग्राम अणु प्रति लीटर। तो देखिए एक क्वेश्चन है बिल्कुल आसान, NaOH के ऐसे विलयन की मोलरता का परिकलन कीजिए। NaOH के ऐसे विलयन की मोलरता का परिकलन कीजिए जिसे 4 ग्राम NaOH को जल की पर्याप्त मात्रा में मिलाकर प्राप्त किया गया हो। मिलाकर रो है ये, मिलाकर प्राप्त किया गया हो ताकि विलयन के 250 ml प्राप्त हो जाएं। NaOH के ऐसे विलयन की मोलरता का परिकलन कीजिए जिसे 4 ग्राम NaOH को, विलय का द्रव्यमान हो गया 4 ग्राम, ये GM है, 4 ग्राम NaOH को जल की पर्याप्त मात्रा में मिलाकर प्राप्त किया गया हो ताकि विलयन के 250 ml हो जाएं। विलयन का आयतन दे रखा 250 ml, विलय का द्रव्यमान दे रखा 4 ग्राम। NaOH का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे आप, NaOH का मोलर द्रव्यमान निकाल लेंगे आप, ये आएगा 40। तो विलय का द्रव्यमान स्मॉल w दे रखा 4 ग्राम, विलयन का आयतन V दे रखा 250 ml, मिलीलीटर से लीटर में चेंज कर लेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, 250 बटे 1000 आ गया ये, या 250 बटे 1000 लीटर। मोलरता आपको ज्ञात करनी, NaOH का मोलर द्रव्यमान आप ज्ञात कर लेंगे। अणुभार, सोडियम का परमाणु भार होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो 23 + 16 + 1 बराबर आ जाएगा 40 ग्राम। ठीक है, तो मोलर द्रव्यमान भी हो गया ये। तो मोलरता बराबर होगा स्मॉल w अपॉन MW इंटू V, लीटर में है ये। तो W है 4 ग्राम, MW हो गया 40, V है 250 बटे 1000, 1000 चला गया ऊपर, 0 से 0 कट गई, 25 चौका 100, और ये यहाँ पे हो गया 4 धाम 40। ठीक है, हाँ ये मैंने उससे काट दिया, कोई बात नहीं, चलो ये 4 है, तो ये आ गया यहाँ पर 4/10, और ये आ गया फिर काट के 2/5, तो 2 को 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.4, तो इसका आंसर आ गया 0.4 मोल प्रति लीटर। बिल्कुल आसान है क्वेश्चन ये। इसके बाद अगला देखिए आप मोललता। मोललता भी मोलरता की तरह ही होती है, लेकिन मोललता में एक अंतर है, मोललता में विलयन का आयतन नहीं लेते, मोललता में विलायक का द्रव्यमान लेते हैं किलोग्राम में। मोललता में विलायक का द्रव्यमान लेते हैं किलोग्राम में। ठीक है, तो मोललता बराबर होगा 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है, और मोललता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित
विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो मोलों की संख्या फिर वही विलय का द्रव्यमान अपॉन विलय का मोल द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान अपॉन विलायक का मोल द्रव्यमान। ठीक है, मोललता बराबर होगा विलय का द्रव्यमान, मतलब फिर इसको यहाँ रख दिया इसमें, विलय का द्रव्यमान अपॉन विलय का मोल द्रव्यमान गुणा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। विलय का द्रव्यमान स्मॉल डब्लू, विलय का मोल द्रव्यमान एम डब्लू, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में कैपिटल डब्लू। तो ये हो गया स्मॉल एम, मोललता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल एम बराबर हो गया स्मॉल डब्लू अपॉन एम डब्लू इंटू कैपिटल डब्लू किलोग्राम में। मात्रक इसका होता है मोल प्रति किलोग्राम, इसका मात्रक हो गया मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, इस तरह से मोललता ज्ञात कर लेंगे, या मोल प्रति किलोग्राम या ग्राम अणु प्रति किलोग्राम कहेंगे इसको हम। ठीक है, इस पे ये क्वेश्चन है 200 ग्राम जल में 0.53 ग्राम निर्जल Na2CO3 युक्त विलयन की मोललता की गणना कीजिए। स्मॉल डब्लू बराबर 0.53 ग्राम हो गया, कैपिटल डब्लू बराबर 200 ग्राम दे रखा है इन्होंने। विलायक का द्रव्यमान 200 ग्राम, इसे किलोग्राम में चेंज कर लिया, 1000 से भाग कर दिया। Na2CO3 का मोलर द्रव्यमान निकाल लेंगे। सोडियम का 23 दूनी 46, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 तिया 48, तो 46 + 12 + 48 हो गया 106। तो मोललता ज्ञात कर ली हमने। मोललता बराबर स्मॉल डब्लू अपॉन एम डब्लू, मोलिकुलर वेट WT लिख रखा है, इंटू कैपिटल डब्लू किलोग्राम में। तो स्मॉल डब्लू है 0.53 और मोलर द्रव्यमान 106, विलायक का द्रव्यमान है 200 बटे 1000 चला गया ऊपर, इसे आपने काट दिया। दशमलव हटाने के लिए यहाँ पे 2 जीरो लगा, बढ़ा दी। 53 दूनी 106 और ये यहाँ पर 3 जीरो कट गई और ये नीचे ऊपर बचा केवल 1 बटे 40 हो गया ये, और ये आ जाएगा आपका आंसर 0.025, और ये हो गया इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम। ये मोललता है। ठीक है, तो इसको आप टॉपिक को, मैथमेटिकल पोर्शन मैंने आपको पढ़ाया आज, इसको आप वीडियो देखकर अच्छे से समझ लेंगे और अपनी कॉपी में इसको लिख लेंगे अच्छे से और याद कर लेंगे। साथ साथ आप इसको याद करते रहिए। धन्यवाद।